मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से राष्ट्रीय आह्वान किया है कुछ बातों के लिए कि पूरे देश के नागरिकों को अभी ये करने चाहिए, जिसे मैंने राष्ट्रीय आह्वान का नाम दिया है। राष्ट्रीय आह्वान के माध्यम से हम यहाँ अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप प्री एग्जामिनेशन में जो अर्थशास्त्र से संबंधित, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन पर बहुत ही गंभीरता से विचार करें कि वो किस तरह के होते हैं। और ठीक इसी तरह से मुख्य परीक्षा में अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पर जो प्रश्न आते हैं, सच पूछे तो मुख्य परीक्षा में अर्थशास्त्र पर तो प्रश्न होते ही नहीं हैं, अर्थव्यवस्था पर जरूर होते हैं। उन पर विचार कीजिए कि वे किस तरह के प्रश्न होते हैं। जब आप विचार करेंगे, जी हाँ, बिना विचार किए तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं। नहीं, विचार कीजिए। और विचार करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये मानने को बाध्य हो जाएंगे कि नहीं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो बहुत ही व्यावहारिक अर्थव्यवस्था के प्रश्न होते हैं, बहुत ही व्यावहारिक अर्थशास्त्र के प्रश्न होते हैं। और ये जो व्यावहारिकता होती है, ये करंट से जुड़ी हुई व्यावहारिकता होती है। यही सोचकर मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी राष्ट्र का आह्वान किया है, उसे माध्यम बना करके हम थोड़ा सा देश की अभी जो अर्थव्यवस्था है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा आयात निर्यात होता है, जिसे आप कह लीजिए विदेशी व्यापार जो हम करते हैं, तो जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं उसका भुगतान हम अपने रुपए में नहीं करते, उसका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। और अभी जो सबसे जो शक्तिशाली विदेशी मुद्रा है, जिसके बारे में हम सब अक्सर बातें करते रहते हैं, वह है डॉलर, लेकिन अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। जब हम बाहर से कोई भी सामान मंगाते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा में उसका भुगतान करना पड़ता है। राइट? एक बात क्लियर हो गई। अब प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र का आह्वान किया है, आप देखिए कि उस आह्वान के केंद्र में अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। वे जितनी भी बातें कह रहे हैं, ये करिए और ये मत करिए, उन सब के केंद्र में केवल एक ही बात है, और वह यह कि हमें विदेशी मुद्रा में भुगतान न करना पड़े। यानी कि हमारे देश में अभी जो भी विदेशी मुद्रा है, हमें उस विदेशी मुद्रा को बहुत ही संभाल संभाल कर खर्च करना है। सभी के केंद्र में आपको यही बात मिलेगी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दूसरी तरफ अखबारों में लगातार आप पढ़ रहे होंगे कि हमारी जो मुद्रा की कीमत है, हमारे रुपए की जो कीमत है, डॉलर के मुकाबले में बहुत तेजी के साथ गिरती चली जा रही है। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ महीने पहले तक जो $1 हमारे लगभग 85 रुपए के आसपास का था, 85 रुपीज़ का, अब वो 95 का हो गया है। मतलब $1 के बदले में हमें 95 रुपीज़ देने होंगे। यानी कि हमारी जो अपनी मुद्रा है डॉलर के मुकाबले, उसका तेजी के साथ अवमूल्यन हो रहा है। तो एक तरफ तो अवमूल्यन हो रहा है हमारी मुद्रा का, और दूसरी तरफ हमारे डॉलर का भुगतान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? उसके केंद्र में है, अगर मूलभूत केंद्र में माने तो वह है अभी जो वार चल रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके केंद्र में क्या है, हमारे ऊपर किस रूप में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है
तेल के रूप में, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में। आप जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकता होती है पेट्रोलियम पदार्थों की, उसका कितना प्रतिशत, लगभग 80% हम आयात करते हैं। 80%। तो सीधी सी बात है कि जो हम आयात करते हैं उसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। अगर हम इसके थोड़े से आंकड़े को देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले साल 25-26 में जो हमारा खर्च हुआ था, वित्तीय वर्ष 25-26 में, वह लगभग 10.5 लाख करोड़ था तेल के आयात पर। 10.5 लाख करोड़। पिछले 2 महीने में जो युद्ध में क्रूड जो आयल है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 1.5 गुना से भी अधिक महंगा हो गया है। और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा खर्च है वह बढ़कर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 17 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ की जगह 17 लाख करोड़, यानी कि लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए हमें और भी डॉलर चाहिए। तो हमें डॉलर मिलेंगे कहाँ से? हमें डॉलर 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो हम जो वस्तुओं का निर्यात करते हैं उससे हमें मिलता है। दूसरा, हमारे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भेजते हैं, उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन क्या सच में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वे भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो पहला आह्वान किया है वो ये कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसे बचाने की कोशिश कीजिए। जो भी कदम आप उठा सकते हैं अपने लेवल पर, पेट्रोल और डीजल बचाइए। कैसे डीजल बचाएंगे, कैसे पेट्रोल बचाएंगे? अपने कार का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जहाँ मेट्रो चल रही हैं वहाँ मेट्रो से जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर ऑफिस जाना ही है तो कार अपनी पूलिंग कर लीजिए। सामान भेजने के लिए रेलवे गुड्स सर्विसेज का उपयोग कीजिए, बजाय इसके कि आप उसको ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, ट्रकों से भेज रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम कीजिए जैसे कोरोना काल में हुआ था, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम हम करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल जलाना नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह से उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स कर लीजिए। मीटिंग्स के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आवागमन जो होता है और आवागमन में जो पेट्रोलियम पदार्थ लगते हैं उसको कम से कम हम करें। तो पहली बात है पेट्रोलियम पदार्थों की बचत। डेटा के माध्यम से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए। अभी कम से कम सोना खरीदना बंद कर दीजिए, कम से कम सोना खरीदिए। देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था की आपको जानकारियां भी हैं। आपको लगेगा कि सोना खरीदना क्यों बंद कर दें? इसलिए क्योंकि सोना हम आयात करते हैं। हमारे यहाँ सोने का उत्पादन उतना नहीं है जितनी हमारी खपत है, और भारत सोने की खपत करने वाले विश्व के सबसे पहले राष्ट्रों में है। हम बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं। सोना के लिए हमें हर साल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होते, विदेशी मुद्रा देनी होती। 6 लाख करोड़, सोच करके देखिए, कम नहीं है 6 लाख करोड़ रुपए। और यह आंकड़ा 25-26 में 6.5 करोड़ रहा है, जिसके और भी ज़्यादा बढ़ जाने की संभावना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार सोने की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। कम किया जा सकता है। सोना कोई ऐसी आवश्यक वस्तु तो है नहीं जिसके बिना हमारे जीवन का निर्वाह न हो सके। साथ ही साथ उन्होंने क्या आह्वान किया पब्लिक को कि फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल करिए। वैसे भी जो हमारे किसान हैं फर्टिलाइजर का बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारी कृषि व्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकट है कि हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी जो कहा है कि फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, वह बेसिकली विदेशी मुद्रा की बचत के संदर्भ में ही कहा है। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का। और यहाँ करेंट अफेयर्स प्री की दृष्टि से मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दिमाग में रखिएगा कि हम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं। पश्चिम एशिया में है कतर, और युद्ध कहाँ चल रहा है? ईरान। तो सीधी सी बात है कि इसके कारण फर्टिलाइजर्स के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेशी यात्राएं कम कीजिए।
छुट्टी मनाने के लिए विदेश मत जाइए, विदेशों को वेडिंग डेस्टिनेशन मत बनाइए, अपने देश में ही घूमिए, अपने देश में ही ज़्यादा अच्छा होगा कि शादियाँ कीजिए। क्योंकि जब आप विदेश जाएंगे तो सीधी सी बात है कि विदेश के लिए तो आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, और वो विदेशी मुद्रा आपको कहाँ से मिलेगी? विदेशी मुद्रा भारत से आप लेकर के जाएंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, विदेश यात्रा कम कीजिए। 2025-26 में जो हमने विदेशों में खर्च किए हैं, केवल यात्रा के लिए गए हैं हम, वह लगभग लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 4.25 लाख करोड़ रुपए। तो ये हमारे बचेंगे। तो पेट्रोलियम में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी जो भी अपने लेवल पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं एक नागरिक के रूप में, हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे सोने का क्षेत्र है, फर्टिलाइजर में भी बहुत ज़्यादा आप नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो बचा ही सकते हैं। विदेश यात्रा की बात उन्होंने कही है, इनमें तो हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बात और भी कही है जो आपको जाननी ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर परिवार खाने में तेल की मात्रा भी कम करे। देखिए, जो खाने वाला जो तेल है जो हम खाते हैं, हम उसमें आत्मनिर्भर नहीं हैं। खाद्यान्न तेल हमें आयात करना पड़ता है। तो वहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने इशारे के तौर पर कहा है कि उसे भी कम करें, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों, अभी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, आप देखिए कि कैसे उन सब के केंद्र में विदेशी मुद्रा की बचत करना ही है। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ईरान और अमेरिकी वार को लेकर के, वह विदेशी मुद्रा पर बढ़ता हुआ ज़बरदस्त रूप से दबाव, और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे रुपए का डॉलर के मुकाबले लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।